हेलो स्टूडेंट्स, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की हमारी तैयारी चल रही है। हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। अभी 78th का पीवाईक्यू डिस्कस किया जा रहा है काफ़ी डिटेल में। आप लोग इस वीडियो को देखिए और इसके पहले जो है 5 पार्ट आ चुका है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पर भी कार्य किया है। तो देखिए 30 नंबर तक हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज 31 नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर इज यूज्ड फॉर स्टिमुलेटिंग अर्ली ग्रोथ प्रोसेस। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि कौन सा फर्टिलाइजर देखिए खाद। हम लोग जो है जो भी चीज़ उपजाते हैं उसमें बहुत सारा खाद डालते हैं, जैसे यूरिया, डीपीपी। तो पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब एक फर्टिलाइजर। ऑक्सीजन तो फर्टिलाइजर है ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन ये कट हो जाता है। ठीक है, इन्हीं तीनों में कोई आंसर होगा, पोटेशियम, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो इन तीनों में कौन सा फर्टिलाइजर जो है जो प्लांट को तेजी से अर्ली ग्रोथ, यानी कि मान लो कि 3 महीना में ग्रो करना है राइस को, तो उसको 2.5 महीने में ही ग्रो कर देगा। तो ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर होता है? तो इसका आंसर है फॉस्फोरस। ठीक है, इसका आंसर क्या है? फॉस्फोरस। तो हम लोग बाकी के जो फर्टिलाइजर है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे पोटेशियम, नाइट्रोजन, यूरिया। देखो पोटेशियम का क्या काम है। पोटेशियम जो है वो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देता है। ये रूट का ग्रोथ करता है। क्या करता है? जड़ों को ग्रो करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर अगली बार पूछे कि जड़ को कौन ग्रो करता है, रूट ग्रोथ। और क्रॉप को रेसिस्टेंस बनाता है टू स्ट्रेस। क्रॉप में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ गया या बारिश कम हुई, ठीक है, सूखा पड़ गया या फिर कीड़ा मकोड़ा आ गया, तो उन सब से पौधों को जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसे हमारे शरीर में होता है ना, उसी तरह से पेड़ का जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और फ्लावर और फ्रूट के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। ठीक है, फल और फूल का उत्पादन भी बढ़ाता है पोटेशियम। तो अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है, अगर पौधे को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, तो क्या डालना चाहिए? पोटेशियम का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्लांट ग्रोथ। ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ में, बाय प्रमोटिंग वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ माने वही पत्ता, फूल, ये सब को ग्रो करता है। ठीक है, ब्रांच, शाखा, ये सब ग्रो करता है। प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाता है। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, तेजी से फोटोसिंथेसिस हो। और ओवरऑल क्रॉप यील्ड, यानी कि ओवरऑल जो उपज है फसल का, वो बढ़ाता है। ठीक है, उपज बढ़ाता है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। हमारे देश में ना सबसे ज़्यादा लोग क्या यूज़ करते हैं खाद के रूप में? यूरिया। यूरिया का फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, है ना। यूरिया में नाइट्रोजन ही होता है, 46% उसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, यूरिया में क्या होता है? सिर्फ नाइट्रोजन होता है। और फर्टिलाइजर नाइट्रोजन जो होता है वो क्या, जैसे देखिए नाइट्रोजन, आपको पता होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही होता है, 78%। आप लोग पढ़े होंगे कि 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है और 21% ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, है ना। तो जो नाइट्रोजन हवा में है, क्या पेड़ पौधा जो है वो उसी नाइट्रोजन को हवा से ही खींच लेता है? तो नहीं। पेड़ पौधा क्या करता है, जो जड़ें होती हैं पेड़ की, खास करके जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं। लेगुमिनस प्लांट का मतलब होता है जैसे दाल वगैरह का पौधा होता है, लेग्यूमिनस प्लांट। उनकी जो जड़ें होती हैं उसमें एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। एक एक वर्ड लिख लेना, ये क्वेश्चन आता है। लेगुमिनस प्लांट जैसे कि दाल का पौधा, पल्सेस, कोई भी दाल हो गया, मसूर, अरहर, किसी भी तरह का दाल, उसका जो जड़ होता है उसको लेगुमिनस प्लांट बोलते हैं। और उनकी जड़ में बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो जो नाइट्रोजन हवा में है ना उसको फिक्स करता है, उसको मिट्टी में मिक्स करता है। और ऐसे मिक्स करता है ताकि पेड़ उसको, मिट्टी और पानी के माध्यम से पेड़ उसको जो है ग्रहण कर सके। समझ में आया? इसीलिए जब भी हम लोग खेती करते हैं ना, तो आप लोग देखे होंगे कि ठंडा का मौसम में क्या उपजता है? गेहूँ उपजता है। ठंड में क्या? गेहूँ। और फिर बारिश में क्या? चावल, है ना, धान। लेकिन इन दोनों के बीच में गेहूं और चावल को डायरेक्ट नहीं कि गेहूं कटा अब चावल उपजा, नहीं, बीच में उगाया जाता है। जैसे मूंग, बहुत लोग अपने खेत में मूंग उगाते हैं, बहुत लोग सूरजमुखी उगाते हैं। ठीक है, इस तरह से दाल वगैरह, दाल और तिलहन का फसल करते हैं, दलहन और तिलहन का। ये फसल क्या करता है? मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देता है।
ये लेगुमिनस प्लांट्स है। इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन को मिक्स करता है। समझ में आया? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत जरूरी है। जो हवा में नाइट्रोजन है वो तो पेड़ नहीं ले सकता है, वो नाइट्रोजन जो मिट्टी में मिक्स होएगा वही वो लेगा। ठीक है, वो खास करके जो मिट्टी में मिक्स हो जाता है उसको बोलते हैं अमोनिया, वो हो जाता है NH3 अमोनिया। और जो बैक्टीरिया इसको ये करता है वो देखो राइजोबियम। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम। इसके अलावा और भी बैक्टीरिया है जैसे एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ दिया, 4 बैक्टीरिया का नाम दे दिया, उसमें से कौन नहीं या कौन है, तो याद कर लीजिएगा। राइजोबियम तो है ही, इसके अलावा एजिटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम भी है। और क्या कहते हैं कि लैब में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ बैक्टीरिया का ही जरूरत है, लैब में भी हो सकता है ये काम। तो लैब में जब नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं NH3 यानी अमोनिया में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हैबर बोश प्रोसेस। ठीक है, नाइट्रोजन इंटू अमोनिया, कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इंटू अमोनिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं हैबर बोश प्रोसेस। ठीक है, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। फिर ये यूरिया फर्टिलाइजर है। यूरिया में जो NPK रेशियो होता है, NPK मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस, K मतलब पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम जो होता है ना उसका सिंबल है K। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम NPK, यही तीनों मेन मतलब कि फर्टिलाइजर है। तो NPK रेशियो जो यूरिया में है वो है 46, नाइट्रोजन 46% और बाकी ये दोनों 0-0%। जबकि किसी भी मिट्टी के लिए जो आइडियल कंडीशन होता है वो होता है 4:2:1, इतना होना चाहिए। N होना चाहिए 4 गुना, P होना चाहिए 2 गुना और फॉस्फोरस होना चाहिए 1 गुना। फॉस्फोरस कम होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा NPK है ना, पोटेशियम जो है वो कम यूज करते हैं। NPK ये आइडियल रेशियो है, तो आइडियल रेशियो पूछ सकता है। तो NPK का रेशियो होता है 4:2:1, लेकिन यूरिया में कितना होता है? 46:0:0। ठीक, और फर्टिलाइजर यानी कि खाद, तो सरकार जो है, लोग देखो इंडिया में ना बहुत यूरिया यूज करता है। जितना खाद चाहिए भी नहीं ना मिट्टी में या फिर फसल को, उससे ज़्यादा हमारे किसान यूरिया यूज करते हैं। ठीक है, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सरकार देती है सब्सिडी पे। सब्सिडी माने कि अगर बाजार में दाम है उसका मतलब कि 1500 रुपये बोरा, तो सरकार उसको देगी 1200 रुपया बोरा, एक बोरा का 1200 रुपया। तो सब्सिडी पे देता है, सस्ता पे देता है। तो इसीलिए जो है बाकी फर्टिलाइजर खरीद नहीं पाते हैं हमारे किसान, तो वो लोग यूरिया का ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस कारण से हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। समझ में? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और सरकार सब्सिडी जो देती है, सरकार सबसे ज़्यादा सब्सिडी किस चीज़ पे देती है? फूड पे, भोजन पे। जैसे आप देखते हैं ना, 1 रुपया 2 रुपया का कोटा में अनाज मिलता है, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो। तो सबसे ज़्यादा सरकार सस्ता में क्या देती है? फूड। और फूड के बाद दूसरा नंबर पे आता है फ्यूल। फ्यूल मतलब जैसे डीजल पे भी अनुदान मिलता है, जो किसान है उनको पता होगा डीजल अनुदान। ठीक है, तो फ्यूल पे भी सरकार जो है वो अनुदान, पहले किरासन तेल भी मिलता था कोटा में। तो फ्यूल, फूड, फ्यूल, और तीसरा नंबर पे सरकार सब्सिडी देती है फर्टिलाइजर माने खाद। तो तीनों लाइन से याद कर लेना। सबसे ज़्यादा सब्सिडी सरकार फूड पे देती है सस्ता में, फिर अनुदान, फिर फ्यूल यानी कि ईंधन पे, और तीसरा नंबर पे आता है फर्टिलाइजर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए फर्टिलाइजर के बारे में। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कोई फर्टिलाइजर नहीं है। ऑक्सीजन का यूज प्लांट तो सिर्फ सांस लेता है हल्का फुल्का, वो तो ऑक्सीजन और देता है। आपको पता है ना कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो CO2 लेता है और ऑक्सीजन हम लोग को देता है। ठीक है, ऑक्सीजन, अगर ये पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ क्रस्ट में, भूपर्पटी पे सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ पाया जाता है, तो वो है ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। फिर सिलिकॉन, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर। मलिक कफूर ऑल्सो नोन एज हजार दिनारी वॉज बाउड बाई होम। ठीक है, मलिक कफूर जिसको हजार दिनारी भी कहा जाता था, क्यों? क्योंकि मलिक कफूर जो है ना ये गुलाम था, इसको खरीदा गया था 1000 रुपया में। पहले ज़माना में इंसान का खरीद बिक्री होता था, आपको पता होगा। ऐसे मंडी में इंसान खड़े रहते थे और लोग सब उनको खरीदने जाते थे। तो मलिक कफूर जो है ना वो एक हिजड़ा था। ठीक है, मीन्स एक ट्रांसजेंडर था, और उसको
1000 रुपये में, 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो किसने खरीदा था, ये क्वेश्चन है। ऐसे देखो, मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसका आंसर बहुत बच्चा अलाउद्दीन खिलजी मार के आया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो मलिक कफूर का गार्जियन था, मतलब जो है इसी के लिए खरीदा गया था, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। पर खरीदा था नुसरत खान, ठीक है, नुसरत खान ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए मलिक कफूर को खरीदा था। तो बहुत जगह लोग अलाउद्दीन खिलजी मार दिए थे, पर इसका रियल आंसर क्या है, नुसरत खान। तो थोड़ा हम लोग मलिक कफूर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस पे और भी क्वेश्चन बनेगा, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूरा खिलजी डायनेस्टी पढ़ेंगे, साथ में बी ऑप्शन जो है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ है मलिक कफूर। मलिक कफूर ऑल्सो नोन एज, इसका और भी नाम था, जैसे ताज अल दीन इज अल दवाला, was a prominent general of दिल्ली सल्तनत रूलर अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का एक जनरल था ये। ही वॉज कैप्चर्ड बाई अलादीन जनरल नुसरत खान, अलादीन का जो एक सेनापति था नुसरत खान, वो उसको मतलब खरीद के लेके आया था गुजरात से। कहाँ से खरीदा था, गुजरात से, ठीक है, मलिक कफूर को। और 1000 रुपये में खरीदा था, इसीलिए इसको 1000 दिनारी भी बोलते हैं। इसको मलिक नायब का उपाधि मिला था मलिक कफूर को। मलिक नायब मतलब एक तरह से जनरल हो गया, इसका भी उपाधि दिया गया था, ठीक है। नायब देखो है ना, नायब यानी वाइस राय। मलिक कफूर जो है ये मेन, इसका देखो ये देख लो मैप, ये है खिलजी एम्पायर। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में इतना दूर तक ये पूरा अलाउद्दीन खिलजी का राज था, ये पूरा है ना, इलाहाबाद, कारा, बंगाल, सब गुजरात, सब इसके अंडर था, ठीक है। और मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी साउथ भेजा था, ताकि वो साउथ में जाके और साउथ में जो राजा सब हैं उनको भी जीत सके। तो ये इसका रूट है, ये ऐसे ऐसे करके गया। ऐसे सबसे पहले देवगिरी के राजा को हराया, फिर वारंगल के राजा को हराया, फिर द्वार समुद्र के राजा को, फिर तंजौर के राजा को, फिर मदुरई के राजा को, लास्ट में ये रामेश्वरम तक गया। और रामेश्वरम में जो हमारा जो एक मंदिर है बहुत बड़ा, राम, ये शिव जी का है ना रामेश्वरम में, तो वहां पे बगल में ही, मंदिर के बगल में एक मस्जिद बना दिया है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामेश्वरम में मस्जिद की स्थापना किसने की थी, तो मलिक कफूर ने ही किया है, मलिक कफूर। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण जीतने के लिए किसको भेजा था, तो मलिक कफूर को भेजा था, ठीक है। दक्षिण जीतने के लिए भेजा, तो दक्षिण में जाके रामेश्वरम गया, और वहां जाके उसने हमारा जो मंदिर है उसके बगल में एक मस्जिद का स्थापना भी किया। और इस सब साउथ के राजा को मतलब हराया। तो ये सब राजा जो है वो कहा कि ठीक है, हम लोग अब से जो है जो भी पैसा और गिफ्ट वगैरह है वो आपके राजा को भिजवाएंगे हर साल। तो इस तरह से सबको अपने एक तरह से अंडर में, पूरा कब्जा नहीं किया, सिर्फ हरा हरा के छोड़ता गया कि ठीक है तुम लोग हर साल गिफ्ट भिजवाना। तो ये था मलिक कफूर का पूरा। बस मलिक कफूर के बारे में यही 2-3 बात आपको जानना है कि इसको खरीदा कौन, किसके लिए खरीदा, खरीदा नुसरत खान, खरीदा अलाउद्दीन खिलजी के लिए, और मलिक कफूर को 1000 दिनार में गुजरात से खरीदा गया था। और उसके बाद इसको जो है साउथ भेजा गया एक्सपीडिशन के लिए, और साउथ में जा करके इसने सभी राजाओं को हराते हुए रामेश्वरम पहुंचा यहाँ लास्ट में, और वहाँ एक मस्जिद की स्थापना भी की, ठीक है। थोड़ा सा देखो, अब हम लोग को दिल्ली सल्तनत थोड़ा समझना चाहिए। दिल्ली सल्तनत क्या होता है कि देखो, इंडिया में जैसे हम लोग कहते हैं कि एंशियंट टाइम में हिंदुओं का राज चलता था, ठीक है, बौद्ध भी बीच में हुए कुछ राजा लोग, और फिर हिंदुओं का ही मतलब ज़्यादातर राजा जो है वो ब्राह्मण हुआ करते थे, हिंदू। तो लास्ट जो हिंदू रूलर था वो था पृथ्वीराज चौहान। इसका कहानी हम लोग एक वीडियो में कर चुके हैं, और मतलब आप लोग नोट जरूर किए होंगे। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान जो कि अंतिम हिंदू रूलर था, दिल्ली का राजा, उसको मार देता है कौन, मोहम्मद गौरी। तराइन के दूसरे युद्ध में, दोनों युद्ध जो है वो इन दोनों के बीच में होता है 1192 में, ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी इंडिया पे तो शासन कर नहीं सकता है, क्योंकि ये तो अफगानिस्तान का आदमी था। तो ये इंडिया में अपना गुलाम को बैठाया था, क्योंकि इसका बाल बच्चा कोई नहीं था। ये कहता था कि एक बेटा, मतलब एक गुलाम जो है ना 100 बेटा से ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो है ना अपना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कुतुब मीनार की स्थापना, मतलब शुरुआत कराया था, कुतुब मीनार का फाउंडर
कुतुबुद्दीन ऐबक उसको बैठा के चला जाता है, तो ये गुलाम है। तो यहाँ से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत, इसको हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंश है, जिसमें पहला वंश है गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश, इंग्लिश में कहेंगे स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, स्लेव माने गुलाम। इसमें जो पहला राजा होता है वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ज्यादा दिन राज नहीं करता है, मात्र 1206 से 1210। 1210 में क्या होता है कि वो पोलो खेलते हुए गिर जाता है घोड़ा पर से और फिर उसका मृत्यु हो जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका गुलाम इल्तुतमिश, वो फिर गद्दी पे बैठता है। हम लोग पूरा इल्तुतमिश के बारे में पढ़ चुके हैं, आप लोग नोट किए होंगे, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान, जो कि पहली मुस्लिम मतलब महिला रूलर है इंडिया की, रजिया सुल्तान, वो गद्दी पे बैठती है। वो भी ज़्यादा दिन राज नहीं कर पाती है, मात्र 36 से 40, 1236 से 1240, 4 साल। और रजिया के बाद बीच में कोई दूसरा रूलर रहता है 40 से, देखो डायरेक्ट यहाँ बलबन लिखा है और 66 लिखा है, 1266 से 1287, तो बीच में एक दूसरा रूलर रहता है। मगर बलबन जो है ना वो उसके जगह पे उस समय भी राज कर रहा होता है। उस रूलर का समझो कि पपेट रूलर, एक क्या कहते हैं उसको, एक कठपुतली बना करके बलबन ही राज करता था। फिर जब वो रूलर मर जाता है तो फिर बलबन फुल फ्लेज रूल करने लगता है। बलबन के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, हम लोग बाद में अच्छे से सब डिस्कस करेंगे। आज हम लोग खिलजी डायनेस्टी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में खिलजी आया है। तो गुलाम वंश के बाद शुरू होता है आपको खिलजी वंश। खिलजी वंश में भी जो पहला राजा है वो है, 2 ही राजा है खिलजी वंश में, तो ज़्यादा याद करने का नहीं है, जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी। अगर आप लोग पद्मावत मूवी देखे होंगे तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी है जिसका रोल वो रणवीर सिंह प्ले किए हैं। तो यही 2 है, जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी। और इसके बाद है आपको तुगलक डायनेस्टी। खिलजी के बाद आ जाता है तुगलक। तुगलक में कौन कौन है, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक दिन हम लोग डिस्कस कर लिए थे डिटेल से, तो वो नोट्स आपके पास होगा। और लास्ट चौथा डायनेस्टी है सैयद डायनेस्टी, जिसका एक ही राजा है खिज्र खां। और फिर पांचवा डायनेस्टी है लोदी डायनेस्टी, इसमें 3 राजा हैं, यहाँ पे एक ही का नाम है, हम लोग तीनों पढ़ेंगे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, तो 3 है यहाँ पे लोदी डायनेस्टी में, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में हो सकता है कि इसको ऊपर नीचे करके पूछे, फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलेगा, असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। तो अगर इसको दिल्ली सल्तनत को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है तो सबसे पहले है स्लेव, स्लेव माने गुलाम वंश, उसके बाद है खिलजी, फिर है तुगलक, फिर है सैयद, फिर है लोदी। आपको ये याद करना पड़ेगा, या तो आप कोई ट्रिक निकालिए इसको याद करने के लिए, ठीक है। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। जैसे इंग्लिश में एक ट्रिक है, कहा जाता है कि स्लेव मेड खिचड़ी, स्लेव मेड खिचड़ी, खिचड़ी माने खिलजी, स्लेव ने खिचड़ी बनाया एंड टुक इट, और उसको ले गया, टुक माने ले गया, तुगलक, टुक इट टू श्रीलंका, यानी सैयद एंड लोदी। तो ये इंग्लिश वाले इसको याद कर सकते हैं, स्लेव मेड खिचड़ी एंड टुक इट टू श्रीलंका। बाकी हिंदी वाले अगर इसको कुछ बनाना चाहें तो बनाइए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, गुलाम, खिलजी, तुगलक, पता नहीं क्या बनेगा, श्री और सैयद और लोदी, ठीक है। या आप लोग भी डायरेक्ट इस तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। आज हम लोग 2 पढ़ेंगे, खिलजी पढ़ेंगे और तुगलक पढ़ेंगे। तुगलक में फिरोज शाह तुगलक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो नहीं पढ़ेंगे, ये दोनों पढ़ेंगे, गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, और जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी। ये देख लो मैप, ये खिलजी डायनेस्टी का मैप है, ये भी इतना ही दूर रूल कर, साउथ में सब नहीं जा सका था, ठीक है। अकबर गए थे साउथ में, साउथ पे कब्जा करना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल टफ है, क्योंकि वहां बहुत सारा पहाड़ है, नदी है, पठार है ना, तो साउथ सभी लोग कब्जा नहीं कर पाए थे। अभी देखो जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 एडी तक 6 साल मात्र राज किया। खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था। नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, तो जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी में 2 आदमी है, ये है जलालुद्दीन एंड अलाउद्दीन। तो जलालुद्दीन जो है वो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर है, स्थापना किया है। इसको क्लीमेंसी जलालुद्दीन यानी कि शांति प्रिय जलालुद्दीन कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत ही दयालु और बिना
वायलेंस के रूल करना चाहता था, बिना हिंसा के रूल करना चाहता था। अच्छा आदमी था जलालुद्दीन खिलजी, मगर इस बेचारे को इसके ही सन इन लॉ यानी कि दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया। ये मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह से वो उसको मार देता है धोखा देके। अलाउद्दीन खिलजी जो कि उसका सन इन लॉ यानी दामाद रहता है, वो जलालुद्दीन का मर्डर करके और फिर वो गद्दी पे बैठ जाते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन के बारे में कुछ है ही नहीं पढ़ने को, बस यही पढ़ना है कि उसने फाउंड किया था, खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था। अब है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इन 1296 AD में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो गद्दी पे बैठ जाते हैं। ये एक और अलाउद्दीन खिलजी जनरल, इनका जो जनरल था उलूग खां और नुसरत खां, ये लोग गुजरात को जीत लेता है। उलूग खां और नुसरत खां, ये देखो नुसरत खां जब गुजरात को जीतने जाता है तो वहां से ही मलिक कफूर को उठा के लेके आता है, खरीद के लेके आता है, उठा के नहीं, खरीद के। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो रणथंभौर में भी मतलब कि कैप्चर कर लेते हैं। मालवा, मेवाड़, चित्तौड़, सब पूरा राजस्थान का जितना है ना, उसी में पद्मावती रानी भी आती हैं, तो उनका भी मेवाड़ और सब राजस्थान का जितना था उसको भी वो लोग कैप्चर करता है, राजस्थान, गुजरात। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी जो है फिर साउथ में भी अटैक करने का कोशिश करता है, तो वही मलिक कफूर को साउथ भेजता है। फर्स्ट सुल्तान हु अटैक साउथ इंडिया। ठीक है, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान, वो पहला सुल्तान था जो साउथ इंडिया पे अटैक करता है। वो अपना जनरल मलिक कफूर को, ठीक है, साउथ भेजता है, और मलिक कफूर फिर वहां जाके वारंगल के राजा को हराता है, देवगिरी के राजा जो है उनको हराता है, होयसल राजा वीर बल्लाल को भी हराता है। ठीक है, और रामेश्वरम में जाकर के एक मस्जिद भी बनाता है। ये सब तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं। ठीक है, और वो मंगोल इन्वेजन को भी रोकता है। मंगोल इन्वेजन हम लोग पहले पढ़े थे ना, जैसे इंडिया है, ये इंडिया है, तो इंडिया के इस साइड में पूरा मंगोल का रूल चल रहा था, है ना, इधर पूरा मंगोल का रूल चल रहा था। वही मंगोल जब इंडिया आते हैं तो वो हो जाते हैं मुगल। तो ये मंगोल शुरू से ही मतलब कब्जा करना चाह रहा था बार बार, तो बार बार ये दिल्ली सल्तनत के राजा सब इसको हराए जा रहे थे, हराए जा रहे थे। लास्ट में आकर के ये बाबर आते हैं और फिर जो इब्राहिम लोदी है उसको हरा के यहाँ मुगल वंश की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, मंगोल रूलर्स। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का कुछ पॉलिसीज देख लीजिए, वो कैसा राजा था। तो बहुत ही बदमाश राजा था। वो कहता था कि राजा जो है वो भगवान होता है, डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप। कहता था कि किंग जो है वो क्या है, डिवाइन है, भगवान है ना। और वो 4 तरह का ऑर्डिनेंस भी लेके आता है। फिर सिंपल सा है, स्पाई सिस्टम उस समय चलता है, गुप्तचर वाला। वो सोशल पार्टीज और दारू वगैरह को बैन कर देता है। ठीक है, परमानेंट आर्मी इंट्रोड्यूस करता है। पहले जमाना में क्या होता था ना, देखिए, आर्मी 2 तरह का होता है। अभी जैसे हमारे पास आर्मी है तो परमानेंट आर्मी, ठीक है, और एक होता है मतलब कि टेम्प्रोरी आर्मी। टेम्प्रोरी आर्मी मतलब कि वो लोग हैं किसान, लेकिन जिस समय युद्ध का जरूरत होगा तो उस समय सभी लोग आ जाएंगे आर्मी में। ठीक है, तो उस वो होता है टेम्प्रोरी आर्मी। तो पहले टेम्प्रोरी आर्मी चलता था, बाद में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा, उसने इंट्रोड्यूस किया था एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, की परमानेंट हम आर्मी रखेंगे और हम सैलरी देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो परमानेंट आर्मी। और एक और चीज, उसने दाग और हुलिया प्रथा जो है, दाग और हुलिया प्रथा लिख लीजिए, दाग और हुलिया प्रथा जो है ये शुरू किया था। ठीक है, ये कौन सा सिस्टम था, दाग एंड हुलिया, इंग्लिश में भी यही लिखाएगा, दाग एंड हुलिया। तो दाग मतलब कि जैसे ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, हॉर्स में दाग दे देता था कि ये दाग दिया हुआ हॉर्स, यानी कि ये इसका अलाउद्दीन खिलजी का घोड़ा है, इसके सेना का घोड़ा है, तो घोड़ा पे दाग देने का प्रथा था। और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव रोस्टर ऑफ इंडिविजुअल सोल्जर्स, और जो सैनिक हैं उनका हुलिया लिखा जाता था, पूरा रजिस्टर बनता था, उसका नाम, नाम के साथ उसका हुलिया, कि ये ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। आजकल जैसे आप लोग फॉर्म भरते हैं तो उस पर लिखा रहता है ना कि आपका कुछ, आपको अपने शरीर का कोई कट मार्क है, कोई तिल मार्क है, तो वहां लिखना पड़ता है। इससे पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसने फॉर्म भरा है, वही एग्जाम देने आया है। उसी तरह से उस समय भी जो सोल्जर्स होते थे उनका पूरा हुलिया लिखा जाता था। तो इसी को कहते हैं दाग, दाग देता था घोड़ा को, और हुलिया माने सेना का हुलिया लिखा जाता था। ठीक है, फिर उसने जो जरूरी जरूरी सामान था उसका दाम को फिक्स्ड कर दिया था। ठीक है, फिक्स रेट, जैसे हमारे यहाँ होता है ना एमएसपी, सरकार एमएसपी डिक्लेयर करती है, तो ये सब उसी समय सब
शुरू हुआ था। ब्लैक मार्केटिंग को रोकता था। ब्लैक मार्केट होता है ना, जैसे कोई भी चीज़ खरीद करके लोग रख लेता है, फिर बाद में उसको ब्लैक मार्केट में बेचता है ज़्यादा दाम पे। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश, अब हर चीज़ कैश पे होने लगा था, यानी कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा वो सब कैश में कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जो भी टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाएगा लोगों से वो कैश में कलेक्ट किया जाएगा। ठीक, और इसका मार्केटिंग सिस्टम भी बहुत फेमस था। ऑफिसर्स कॉल्ड दीवाने रियासत वाज अपॉइंटेड इन द ऑफिसर्स कॉल्ड शहनाए मंडी टू स्टैंडर्डाइज द मार्केट। ठीक है, मार्केट को देखने के लिए जो ऑफिस होता था उस ऑफिस का नाम होता था शहनाए मंडी, और ऑफिस में जो ऑफिसर बैठते थे उनको कहा जाता था दीवाने रियासत। ठीक है, दीवान मतलब मंत्री होता है, तो रियासत के मंत्री दीवाने रियासत, और उनका ऑफिस होता था शहनाए मंडी, मंडी माने बाजार, तो बाजार को देख रेख करने के लिए। ठीक है, तो ये 2 वर्ड याद रखना है आपको। फिर दाग हुलिया, ज़्यादा चीज़ नहीं याद करना होता है, इसलिए जितना बता रहे हैं बस उतना ही नोट करना। ठीक है, फिर उसने तो स्टैंडिंग आर्मी परमानेंट आर्मी रखने वाला वो पहला राजा था, ये ऑलरेडी बता चुके हैं, परमानेंट आर्मी। और उसने अलाई दरवाजा कंस्ट्रक्ट कराया, ये पॉइंट लिख लीजिए, अलाई दरवाजा बनवाया था। ठीक है, द पैलेस ऑफ 1000 पिलर एंड द फोर्ट ऑफ सीरी, सीरी का किला, 2 चीज बनवाया, अलाई दरवाजा और सीरी का किला। ठीक है, दिल्ली में है अलाई दरवाजा और सीरी का किला, ये 2 चीज उन्होंने बनवाया। ठीक है, इसके बाद फिर खत्म हो गया उसका डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है कब्जा कर लेता है एक व्यक्ति है गाजी मलिक, गाजी मलिक आकर के और दिल्ली पे कब्जा कर लेता है, और फिर गाजी मलिक अपना नाम रख लेते हैं गियासुद्दीन तुगलक, और स्टार्ट होता है तुगलक डायनेस्टी। तो ऑप्शन में क्योंकि गियासुद्दीन तुगलक का नाम दिया है इसीलिए हम लोग तुगलक डायनेस्टी को भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, जिनका एक नाम गाजी मलिक था। गाजी मलिक पहले नाम था, जब वो राजा बने तो उन्होंने अपने आप को गियासुद्दीन तुगलक कहा। ठीक है, ये सब मतलब वो लोग नाम वाम बदलते रहता, जैसे अकबर का नाम था जलाल, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, बाद में लास्ट में अकबर, है ना। तो गियासुद्दीन तुगलक और गाजी मलिक, गियासुद्दीन तुगलक और गाजी मलिक वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ये तो सिंपल सा बात है, तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था ये। ठीक है, तुगलकाबाद का किला जो है ये भी दिल्ली में ही है, इसी ने बनवाया था। ये ऑल्सो स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ तुगलकाबाद किला। ठीक है, तुगलकाबाद फोर्ट। इसके बारे में ज़्यादा चीज़ याद करने लायक है नहीं, थोड़ा बहुत अगर कुछ इम्पोर्टेंट हो तो, वैसा कुछ इम्पोर्टेंट इस व्यक्ति के बारे में नहीं है। बस लास्ट में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, इन 1325 AD गयासुद्दीन ये 1325 में मर जाता है। देखो ये लोग बहुत कम, जो पहला रूलर है ना वो बहुत कम राज कर रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाते हैं, इसमें देखिए हर वंश का जो पहला रूलर है उसका राज बहुत कम है, मतलब बहुत कम रूल करता है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मात्र 4 साल, फिर जलालुद्दीन खिलजी मात्र 6 साल, फिर अलाउद्दीन खिलजी उसको मार दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक तो खुद ही मर गया था। फिर गियासुद्दीन तुगलक मात्र 4 साल, ठीक है, ये भी बंगाल से लौटते टाइम मर गया। ठीक है, तो जो फर्स्ट रूलर है ना वो ज़्यादा राज नहीं कर पा रहा है, ये लोग जल्दी मर जा रहे हैं। और गियासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद उसका जो बेटा रहता है मोहम्मद बिन तुगलक, वो फिर गद्दी संभालता है। तो वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मोहम्मद बिन तुगलक, इसको हम लोग शॉर्ट में MBT बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। ये लंबा रूल करता है 1325 से लेकर 1361 AD तक। इसका एक नाम, पहले नाम रहता है जूना खान, बाद में जब ये राजा बनता है अपने पिता की मृत्यु के बाद तो ये टाइटल अज्यूम करता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो ये सब याद रखना है, जूना खान, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक स्टूड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया। ये भी साउथ में जाता है, वारंगल को कैप्चर करता है। मोहम्मद बिन तुगलक देखो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि बदनाम राजा कौन था तो मोहम्मद बिन तुगलक, और बहुत ही दूरदर्शी था, मतलब कि ये कोई भी अच्छा काम कर जाता था तो इसके हाथ से खराब ही काम होता था। ये ना इसके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा इसका सोच था ना जो उस समय के लिए नहीं था, बाद में 100 साल बाद इसके सोच, ये जो चीज़ सोच के रखा था उसको जब अकबर ने इम्प्लीमेंट किया तो अकबर महान बन गया, लेकिन उस चीज़ को जब मोहम्मद बिन तुगलक इम्प्लीमेंट करता था तो गड़बड़ हो जाता था, क्योंकि ये 100 साल बाद की चीज़ों को उस समय इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता था।
ठीक है, तो ये अपने समय से बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, इतना तेज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इस बेचारा को कुछ भी सफलता उफलता हासिल नहीं हुआ कभी भी। तो इसका कुछ कुछ काम क्या था देख लो। जैसे अपने खाली खजाने को भरने के लिए ये टैक्स बढ़ा दिया था। कहाँ पे? दोआब रीजन में। दोआब रीजन क्या होता है? दो आब, आब मने नदी, दो मने दो नदी। जब नदी के बीच का जो जमीन होता है ना, दो नदी के बीच का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं दो आब। तो दोआब जो रीजन था उसमें इसने टैक्स बढ़ा दिया था। ठीक है, कि इस जगह में जो भी लोग रहते हैं वो जो भी फसल उसल उपजाएंगे उसका टैक्स बढ़ा दिया था। मगर टैक्स बढ़ा तो दिया, किसान जो है वो टैक्स जमा करते थे और इसका जो मंत्री सब था वो टैक्स खा जाता था और इसका ट्रेजरी में टैक्स पहुंचता ही नहीं था। क्योंकि अब ये दिल्ली में है, दोआब रीजन हो गया यूपी साइड का रीजन, और यूपी में जो है क्या चल रहा है वो तो दिल्ली से देखेगा नहीं, है ना। और मंत्री कहते थे कि किसान टैक्स देता ही नहीं है, और किसान कहता था कि कैसा राजा है इतना इतना टैक्स लेता है। समझ आया? और ट्रेजरी भी नहीं भर रहा था, खजाना भी नहीं भरता था। तो ये इसका थोड़ा सा गलती हुआ। उसके बाद देखो, मेनी पीपल रैन अवे टू फॉरेस्ट टू अवॉइड हैवी टैक्सेस। बहुत सारे लोग अपना खेत छोड़ के जंगल में भाग गए टैक्स से बचने के लिए। ड्यू टू विच कल्टिवेशन वाज नेग्लेक्टेड। अब लोग किसान जो है वो जंगल में भाग गए, टैक्स इतना टैक्स लगा दिया टैक्स से बचने के लिए, तो खेती तो होगा नहीं, खेती नहीं होगा तो फूड का शॉर्टेज हो गया, अकाल आ गया, लोग मरने लगे भूख से। तो ये भी एक इसका गड़बड़ी था। ठीक है, इतना हैवी टैक्स, क्योंकि खजाना भर नहीं रहा था, इसको लग रहा था कि टैक्स का नहीं दे रहा है तो टैक्स और बढ़ा दिया कि टैक्स दो, तो किसान जो है सब भाग गया छोड़ छाड़ के। दूसरा गलती क्या था कि ये अपना राजधानी दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट करना चाहता था। देवगिरी मतलब महाराष्ट्र। देवगिरी का एक और नाम है दौलताबाद। एक मैप देखिए, ये वाला, ये राजधानी कहाँ शिफ्ट करना चाहता था? यहाँ दौलताबाद यानी कि देवगिरी, यहाँ से यहाँ। ठीक है, क्यों शिफ्ट करना चाहता था? क्योंकि दिल्ली जो है ना वो, वहां पे आक्रमण आसानी से हो जाता है किसी का भी, है ना। तो वो ये जानता था कि इधर साइड से आक्रमण, जैसे मुगल भी तो इधर से ही आए थे ना। फिर जो दिल्ली सल्तनत का जो ये सब है, मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गजनी है, सब तो इधर से ही आया था। ठीक है, अभी पाकिस्तान भी इधर से ही हमला करता है। तो दिल्ली जो है ना ये एक बहुत ही वो है, क्या कहते हैं आपको, मतलब सेफ जोन नहीं है। तो इसीलिए वो चाहता था कि राजधानी जो है उसको दौलताबाद शिफ्ट किया जाए, यहाँ से यहाँ। मगर उसका सोच देखो कितना बढ़िया था कि राजधानी को प्रोटेक्ट होना चाहिए। मगर वो क्या किया कि जब वो राजधानी शिफ्ट कर रहा था तो वो जब सब सजा एकदम 100-200 घोड़ा हाथी सजा, वो दिल्ली के सारे लोग सारा सामान सबको उठा करके चला दौलताबाद की ओर। समझ आया? दिल्ली के सारे लोगों को भी कि चलो सब लोग शिफ्ट हो जाओ दौलताबाद। सभी लोग चले। अब घोड़ा गाड़ी से चलना है, धीरे धीरे चलना है, बीच में विंध्याचल पर्वत आएगा, फिर नर्मदा नदी आएगी, फिर सतपुड़ा पर्वत आएगा, फिर तापी नदी आएगा। अब इतना को क्रॉस करके जब लोग चले, भूख प्यास से क्या हुआ, आधा रास्ता से आते आते लोग जो है ना मरने लगे। जब यहाँ तक पहुंचा ना, मतलब कि थोड़ा सा दूरी बाकी था, मतलब आधा से ज्यादा लोग उसका मर गया। तो ये सोचा कि नहीं, मेरा फैसला एकदम गलत था, हमको जो है राजधानी नहीं बदलना था, चलो वापस। चलो वापस करने में सारा आदमी मर गया पहुंचते पहुंचते तक। समझ में आया? तो सोच अच्छा था पर काम जो है वो सही तरीके से अंजाम जो है उसको वो नहीं दे पाया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किसने जो है राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन शिफ्ट करना चाहता था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइम में वो इतना बड़ा गलती किया था कि बहुत से लोग उसमें मर गए थे, जानवर उनवर, गाय हुई, सबको लेके चलो, ऐसा था उसका। ठीक है, protect his capital and ordered the common people and government officer to shift to देवगिरी. After many difficulties he ordered them to return to दिल्ली. जब पहुंच गया लोग पीड़ित होके, तब फिर कहा कि चलो वापस, अच्छा जगह नहीं है ना। फिर तीसरा गलती क्या किया कि उसने कॉपर करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उसके पहले सिल्वर चलता था, ठीक है, चांदी, तो चांदी चलता था हर जगह, चांदी का पैसा चल रहा है। वो कॉपर का सिक्का लेके आया। वो सोचा कि चांदी तो ज्यादा मात्रा में है नहीं, कम है चांदी, तो कॉपर का सिक्का, कॉपर का सिक्का लेके आया। लेकिन गलती क्या किया कि सिल्वर इज इक्वल टू कॉपर कर दिया। सिल्वर इज इक्वल टू कॉपर का मतलब है कि अगर एक सिक्का सिल्वर का है 1 ग्राम का और 1 ग्राम का कॉपर का सिक्का है तो दोनों बराबर है, पर रियल में तो दोनों बराबर नहीं ना होता है। सिल्वर तो महंगा है ना 1 ग्राम, मगर उसके हिसाब से दोनों बराबर था, मगर ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि सिल्वर जो था वो तो सब लोग अपना अपना रख लिया,
होल्ड कर लिया और कॉपर जो वैल्यू था कॉइन का वो क्या हुआ, डाउन हो गया, कॉइन का वैल्यू एकदम गिर गया। कॉइन का वैल्यू गिरने का मतलब है कि सामान नहीं मिलने लगा बाजार में, है ना। 1 रुपया अगर आप लेके जाएंगे तो वो कहेगा नहीं 1 रुपया में सामान नहीं मिलेगा, सामान सब बहुत ही ज्यादा महंगा हो गया, कॉइन उसको खरीद नहीं पा रहा था, ठीक है। तो वो कहा कि छोड़ो अब कॉपर हटाओ, कॉपर नहीं यूज करो, चलो कॉपर जिसके पास कॉपर का सिक्का है सब कॉपर का सिक्का वापस लेके आओ, है ना, सब जमा कर दो लाके ट्रेजरी में। तो सारे लोग क्या किए कि जो कॉपर बाजार में था वो भी रख लिए और नकली तांबा का, असली तांबा सब रख लिया और नकली सिक्का सब कॉपर का क्या किया कि जाके जमा कर दिया। तो कॉपर का पूरा एकदम ढेर लग गया, कॉपर का सिक्का का, ठीक है, उसके महल के आगे एकदम ढेर लग गया, वो भी नकली तांबा, ठीक है। तो ये भी गलती हुआ। इसके अलावा टू कंकर खुरासान, इराक और ट्रांसऑक्सियाना यानी कि ईरान इराक के साइड जीतने के लिए उसने 3,70,000 आदमी का एक सेना तैयार किया, सबको पैसा उसा भी दे दिया था, ठीक है। 3,70,000 आदमी का को सैलरी दे दिया गया था 3 महीना का कि हम लोग इधर युद्ध करने के लिए चलेंगे, ठीक है। इसी में उसका सारा मतलब वो हो गया, पैसा खत्म हो गया, मगर फिर युद्ध में वो इधर जा भी नहीं पाया, वो उधर युद्ध करने गया ही नहीं ईरान इराक साइड में। तो इतने लोगों का जो पैसा दिया हुआ था सब बर्बाद हो गया, उसका खजाना भी खाली हो गया, एक तो खजाना भर भी नहीं रहा था और खाली होता जा रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक नेशनल ट्रेजर हैड अ ग्रेट बर्डन ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ ह्यूज प्रेजेंट्स गिवन टू तमाशरीन द मंगोल लीडर टू अवॉइड मंगोल इन्वेजन। यही सब मतलब सिंपल यही सब काम है, जो मतलब जो करता था वो गलत ही करता था, फॉल्टी, है ना। उसका जो पॉलिसी होता था, नीति बनाता था वो सही बनाता था, जो सोच थी वो सही थी, पर सही तरीके से लागू नहीं कर पाता था अपने डिसीजंस को। तो इसीलिए वो फिर बेचारा जो है अंत में फिर मर गया इसी तरह से। और जब वो मरा तो उसके बारे में एक लेखक हैं जिनका नाम है बदायूनी, अब्द अल कादिर बदायूनी, सिर्फ बदायूनी पढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो लेखक हैं बदायूनी, ये उसके बारे में कहते हैं कि द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग। राजा अपने लोगों से आज़ाद हो गया और लोग अपने राजा से आज़ाद हो गए, है ना। मतलब दोनों एक दूसरे से पीड़ित था, राजा को लोग नहीं समझ पाते थे और लोग जो है राजा जो है वो लोगों को नहीं समझ पाता था, दोनों एक दूसरे को प्रताड़ित कर रहा था और अब दोनों एक दूसरे से आज़ाद हो गए जब मोहम्मद बिन तुगलक मरा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसकी मृत्यु पे ये वर्ड कहा गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पे ये कहा गया था। और किसने कहा था, तो बदायूनी ने कहा था, ठीक है। तो आप लोग जरूर इस बात को नोट कर लीजिए कि बदायूनी ने ये कहा था मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पे। क्यों कहा होगा ये आप लोग समझ ही गए, क्योंकि तुगलक का सारा जो पॉलिसी था वो सब पॉलिसी लोगों के हमेशा खिलाफी में ही चला जाता था, ठीक है। और तो तीन राजा है तुगलक डायनेस्टी में। एक तो आपका गियासुद्दीन तुगलक, जिसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं था, वो बस फाउंडर है गियासुद्दीन तुगलक। और दूसरा हो गया आपका MBT मोहम्मद बिन तुगलक। और तीसरा है फिरोज शाह तुगलक, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, आपके पास नोट्स में होगा। तो तुगलक डायनेस्टी भी हमारा खत्म है, खिलजी डायनेस्टी भी हमारा खत्म है, और इसी तरह से हम लोग सबको खत्म कर देंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड। बिहार में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी। तो देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या होता है, हाइड्रो माने होता है पानी संबंधित, है ना। पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है ना, H2O से, ठीक है। पानी को हाइड्रोस्फेयर भी कहा जाता है, पानी जहाँ जहाँ मिलता है दुनिया में उसको कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, पानी से अगर बिजली की उत्पादन करते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन जो है बिहार में कब स्टेब्लिश किया गया था, 1982 में स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। 1982 में, ये देखो द बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन कब स्टेब्लिश किया गया था, 1982 में। और ये कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये जो कंपनी है ये कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। मेन काम इस कंपनी का क्या है, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना, डेवलप करना, ठीक है, और इंगेज करना जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से संबंधित कंपनियां सब हैं
उन सब कंपनियों के साथ में इंगेज करना, सबके साथ में आपस में कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, देखो क्योंकि बिहार में बहुत सारी नदियां हैं, कोसी नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक है ना, महानंदा नदी, तो उन पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेब्लिश करना ये इसका काम है, ताकि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें, हम लोग ज़्यादा कोयला पेट्रोल का यूज ना करें, है ना। तो मुख्य रूप से इसका यही काम है। तो बस इसके बारे में यही पढ़ना है। क्वेश्चन है बस यही आता है कि कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट, किसने ये लिखा है, हु रोट न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, ये किसने लिखा, न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड, तो ये तो अरविंदो घोष जी ने लिखा है। ठीक है, मगर अरविंदो घोष जी ने और भी किताबें लिखी होंगी, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन थे और मोतीलाल घोष कौन थे, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग, थोड़ा क्या मतलब जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है वो पूरा पूरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए अरविंदो घोष, द करेक्ट आंसर इज अरविंदो घोष। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड वॉज रिटन बाय श्री अरविंदो घोष एंड पब्लिश्ड इन 1893। ही वॉज अ फिलोसफर, योगी, फिलोसफर माने होता है दार्शनिक। ठीक है, तो दार्शनिक भी थे, योगी, गुरु, पोएट एंड नेशनलिस्ट ऑफ इंडिया, तो बहुत सारा चीज लिखे होंगे अगर पोएट थे तो। ठीक है, ही क्रिटिसाइज मॉडरेट पॉलिटिक्स थ्रू अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स, वो मॉडरेट पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करते थे। देखो क्या है ना कि हमारे देश में 1985 में, सॉरी 1885 में आईएनसी का गठन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक, कांग्रेस पार्टी जो है उसमें कुछ लोग जो हैं वो थोड़े बूढ़े टाइप के थे और कुछ लोग थे जवान। जो बूढ़े थे उनका फिलॉसफी अलग था, वो सोचते थे कि अलग तरीके से हम लोग को अंग्रेजों से विद्रोह करना है, और जो जवान थे उनका अलग था। जो जवान थे उनको कहा जाता था गरम दल, और जो बूढ़े थे उनको कहा जाता था नरम दल। ये जो बूढ़े वाले लोग थे, नरम दल वाले, ये हमेशा कहते थे कि हम लोग को सिर्फ प्रार्थना करना चाहिए, है ना, पिटिशंस लिख के देना चाहिए। पिटिशंस माने होता है आवेदन, आवेदन देना चाहिए, प्रे करना चाहिए, मतलब यही सब नाटक कि अंग्रेजों से मिलते जुलते रहना चाहिए, मीटिंग्स करने चाहिए, मीटिंग्स पे मीटिंग्स करने चाहिए, है ना। जबकि गरम दल वाला जो था वो कहता था कि नहीं, आंदोलन करेंगे, ठीक है, मारो, क्रांति करो। तो गरम दल वाले वो थे। तो इंग्लिश में जो नरम दल है उसको कहते हैं मॉडरेट, मॉडरेट, ये वर्ड यहाँ पे मॉडरेट लिखा है। और जो गरम दल था उसको बोलते थे एक्सट्रीमिस्ट, और नरम दल को बोलते हैं मॉडरेट, और एक्सट्रीम, एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल। तो अरविंदो घोष किस दल से थे बताइए, अरविंदो घोष जो है वो एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी गरम दल के थे। वो हमेशा नरम दल वालों के अगेंस्ट थे, उनको क्रिटिसाइज करते रहते थे, उनकी आलोचना करते रहते थे। समझ में आया गरम दल और नरम दल। और ये जो गरम दल और नरम दल है ना, ये लोग विभाजित भी हो जाता है बाद में। बाद में कांग्रेस दो भाग में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल। कब? 1907 में सूरत विभाजन हो जाता है। सूरत में ये पार्टी जो है ये दो पार्टियों में, दो भाग में बढ़ जाती है, गरम दल अलग हो जाता है, नरम दल अलग हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। जिनका खून गरम है वो है गरम दल, उनका कहना है कि क्रांति करो। नरम वाले नरम है, वो कहते हैं नहीं, प्रार्थना, आवेदन। ठीक, मगर हम लोग को पढ़ना है अभी अरविंदो घोष के बारे में। तो अरविंदो घोष जो है, देखिए फ्रॉम 1902 टू 1910 ही पार्ट टुक इन द स्ट्रगल टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश। ये भी मतलब आंदोलन का हिस्सा होते थे। ठीक है, और इसीलिए इनको 1908 में जेल में भी डाला गया था, अलीपुर बॉम्ब केस में। एक अलीपुर बॉम्ब केस हुआ था, उस केस में 1908 में इनको जेल में भी डाला गया था। बाद में 2 साल बाद वो ब्रिटिश भारत से भाग करके पौंडीचेरी चले जाते हैं। पौंडीचेरी उसमें फ्रांस का कॉलोनी हुआ करता था, फ्रांस के अंडर में था पौंडीचेरी। तो वो यहाँ से भाग के पौंडीचेरी चले जाते हैं और वहाँ जाके एक आश्रम की स्थापना करते हैं जिसका नाम है ओरेविले आश्रम, ओरेविले आश्रम। ठीक है, या औरबिंदो आश्रम भी कहा जाता है उसको। ओरेविले आश्रम की वहाँ स्थापना करते हैं, योगा वोगा सिखाते हैं, किताब वगैरह लिखने लगते हैं, स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीने लगते हैं, और यहाँ से आंदोलन वांदोलन को छोड़ देते हैं।
समझ में आया? अरविंदो आश्रम या फिर ऑरोविले आश्रम 1926। तो इनके बारे में यही कुछ 2 ही 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इनका किताब देख लीजिए, हो सकता है कि अगला बार कुछ और किताब पूछे। एक इम्पॉर्टेंट किताब है वंदे मातरम, ये न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है वंदे मातरम। और एक गीता करके भी आता था इनका, भगवत गीता एंड इट्स मैसेज, तो इसको गीता भी पूछता है, गीता। तो गीता या भगवत गीता, वंदे मातरम इंपॉर्टेंट है, अरविंदो घोष का वंदे मातरम याद रखिएगा। उसके बाद है आवर ऑफ गॉड, सावित्री, अ लीजेंड एंड अ सिंबल। सावित्री थी ना, सत्यवान और सावित्री की कहानी, तो सावित्री। रीबर्थ एंड कर्म, ठीक है, पुनर्जन्म और कर्मा। द फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ मैन, यही सब। बेसिस ऑफ योगा, तो ये इनका जो किताब सब है, इसमें इंपॉर्टेंट है वंदे मातरम, भगवत गीता, सावित्री और ये रीबर्थ ऑफ कर्मा, रीबर्थ एंड कर्मा, ये 4 इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 और 4, ठीक है। इसके बाद अरविंदो घोष के बाद एक ऑप्शन में आपका दिया हुआ है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, देखिए आपको, आप लोग जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो एक होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो पूरा इंडिया के लिए होता है। तो ये सब एग्जाम जो है, ये सब जो है कौन शुरू किया था? ये एग्जाम 1793 में एक अंग्रेज था, उसका नाम था लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है, यहाँ देखो ये है लॉर्ड कार्नवालिस। द सिविल सर्विस इन इंडिया was started during the British period. लॉर्ड कार्नवालिस, द गवर्नर जनरल, ठीक है, इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा गया। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, याद कर लो, भारत में सिविल सर्विसेज के पिता, क्योंकि इन्होंने ही भारत में सिविल सर्विसेज एग्जाम के आईएएस होगा, आईपीएस होगा। पहले आईएएस नहीं होता था, पहले आईसीएस बोलते थे उसको, ठीक है, आईसीएस, इंपीरियल सिविल सर्विसेज। तो इन्होंने स्टार्ट किया था कि सिविल सर्विसेज है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं होता था, सिर्फ होता था कि भर्ती होना है, भर्ती हो जाता था लोग। बाद में फिर एग्ज़ाम भी शुरू हुआ कि एग्ज़ाम इसका होगा, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम होता था वो लंदन में होता था। ये एग्ज़ाम शुरू हुआ था 1853 से। 1793 में ये स्टार्ट हो गया कि लोग आईसीएस बनने लगे, मगर सब ब्रिटेन का ही लोग बनता था, इंडिया का लोग तो बनता ही नहीं था कभी। तब कहा गया कि नहीं, एग्जाम लो, एग्जाम लोगे तो फेयर होगा, फेयर होगा तो इंडियंस भी बनेंगे। तो 1853 से 1853 में एक चार्टर एक्ट आया था, उसी में लिखा था कि अब एग्जाम होगा। तो 1853 से एग्जाम शुरू हुआ, मगर एग्जाम केवल लंदन में होता था। तो अगर कोई इंडियन को भी बनना है, अगर जिला कलेक्टर या कुछ बनना है, तो आपको जाना होगा लंदन में, जाके आपको टेस्ट जो है, जो भी एग्जाम है, वो पास करना होगा। और मात्र 21 साल जो है ना, वो उसका एज था, मैक्सिमम एज। अभी तो 32-35 के एज तक भी लोग एग्जाम देते हैं, मात्र 21 वर्ष का ही उसका मैक्सिमम एज था। समझ में आया? तो कौन इंडियन थे जो लंदन गए और जा करके, और पहली बार कौन इंडियन जो है वो बने थे? वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। मिनट, ये देखो, ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई जी हैं, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये फर्स्ट इंडियन थे टू ज्वाइन इंडियन सिविल सर्विसेज। इसको इंपीरियल सिविल सर्विसेज भी कहते थे और ऐसे इंडियन सिविल सर्विसेज। इन 1863 में ये इसको ज्वाइन किया, मतलब जब टेस्ट शुरू हुआ तब ये फर्स्ट इंडियन थे जो ज्वाइन कर पाए। ही वॉज पोस्टेड टू द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। द आईसीएस ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द कोविनेंट सिविल सर्विसेज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। उतना नहीं जानना है, बस ये जानना है कि ये पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जो आईसीएस ज्वाइन किए थे, सिविल सर्विसेज ज्वाइन किए थे, ठीक है, सिविल सेवा में आने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर। और दूसरे भारतीय कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। समझ में आया आप लोग को? और मैक्सिमम एज क्या था? 21 साल। इस एज को ना, एक आदमी था अंग्रेज जिसका नाम था लॉर्ड लीटन, ये 21 को घटा के 19 करवा दिया था। लेकिन इससे फिर बहुत ज्यादा वो हुआ था, विद्रोह हुआ था। तो फिर एक दूसरे बने थे, वो थे शायद लॉर्ड रीपन, उन्होंने इसको वापस वो कर दिया, वापस 21 कर दिया था, ठीक है। The entrance age of ICS was reduced from 21 to 19 in 1877.
कौन क्या था, लॉर्ड लीटन जो है वो कर दिया था कि 19 ही मैक्सिमम एज रहेगा। अब थोड़ा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में पढ़ लो। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो सेकंड भारतीय थे ICS में जाने वाले। ठीक है, देखिए, ही ट्रेवल टू इंग्लैंड टू अपीयर फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम। इंग्लैंड जाना पड़ता था, लंदन। ही सक्सीडेड इन द एग्जाम इन 1869। 1869 में ये सक्सीड हुए थे, जिस समय गांधी जी का जन्म हो रहा था। बट ड्यू टू अ डिस्प्यूट ओवर हिज एग्जैक्ट एज ही वॉज डिक्लेयर डिस्क्वालिफाइड। मगर एज में डिस्प्यूट के कारण इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फिर ये लीगल लड़ाई लड़े, कोर्ट गए तो कोर्ट जो है वो फिर अपीयर हुए। ये 1871 में कोर्ट माना कि हाँ ठीक है, इनका एज सही था। 1871 में फिर एग्जाम दिए और फिर क्वालिफाई की एग्जाम। उस टाइम एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होता था, घुड़दौड़ वगैरह इंटरव्यू टाइप होता था, उसमें घोड़ा उड़ा दौड़ाना पड़ता था। ठीक है, एंड क्वालिफाइड फॉर इट। ही वॉज द देन अपॉइंटेड एज असिस्टेंट मजिस्ट्रेट इन सिलहट। असम में इनको असिस्टेंट मजिस्ट्रेट बनाया गया था, जो अब बांग्लादेश में है। सिलहट, ये जो जिला है सिलहट असम का, वहां बनाया गया था। हाउएवर इन 1874 फिर उनको डिसमिस कर दिया गया, यानी उनके पद से उनको सस्पेंड कर दिया गया, कुछ कहते हुए कि गलत है, ये है वो है, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। समझ में आया? तो पद पे रहते हुए किसको अपने पद से, ICS के पद से हटाया गया था, वो भी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सेकेंड आदमी था, लेकिन क्यों हटाया गया? क्योंकि देखो, बहुत मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो ब्रिटिश, जो अंग्रेज ऑफिसर है और जो इंडियन ऑफिसर है, तो इंडिया में ही इंडियन ऑफिसर के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन होता था। समझे? ठीक है, तो फिर वो अपने आ गए कि अब हमको अब ये सब नहीं करना, अब हम जो है आंदोलन में रह जाएंगे। और उन्होंने एक न्यूज़पेपर लिखा, उस न्यूज़पेपर का नाम था द बंगाली। ठीक है, बंगाली न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा। कौन सा न्यूज़पेपर सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था? बंगाली। नाम ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी है ना, बंगाली व्यक्ति हैं। न्यूज़पेपर भी इनका था बंगाली, पर ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, ये इंग्लिश में प्रसारित होता। जानबूझ के उस टाइम पे पेपर जो है वो इंग्लिश में, ज़्यादातर पेपर जो है ना वो इंग्लिश में ही लाया जाता था। समझ आया? तो बंगाली न्यूज़, द बंगाली जो है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का न्यूज़पेपर था। इसके अलावा ये एक शिक्षक भी थे, प्रोफेसर बन गए थे। ठीक है, और बहुत सारा कुछ कुछ जो है किताब वगैरह, जैसे कि इंडियन यूनिटी, लाइफ एंड थॉट ऑफ मैजिनी के जीवन के बारे में, फिर हिस्ट्री ऑफ शिवाजी एंड द सिख, ये सब भी ये लिखे थे। तो ये सब लिख लो आप लोग अपने नोट्स में। इंडियन यूनिटी, लाइफ एंड थॉट्स ऑफ मैजिनी, हिस्ट्री ऑफ शिवाजी एंड द सिख्स, ये सब। इन्होंने रिपन कॉलेज की स्थापना की थी, बाद में इसका नाम हो गया सुरेंद्र नाथ कॉलेज, कैलकाटा में ही। ठीक है, तो ये भी आप लोग लिख लीजिए, कैलकाटा में रिपन कॉलेज। लॉर्ड रिपन बहुत अच्छा आदमी था, यही फिर वो 19 को फिर बढ़ा के 21 किया था। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के नाम पे रिपन कॉलेज का स्थापना किए थे, और बाद में उसका नाम हो गया सुरेंद्र नाथ कॉलेज। ठीक है, फिर इन्होंने एक संगठन भी बनाया था जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी होता है, तो दोनों लिख लो। क्वेश्चन में इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी आ सकता है। इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन एक पार्टी, ठीक है, इस पार्टी का स्थापना किए थे। इस पार्टी का काम था टू ब्रिंग हिंदू एंड मुस्लिम टुगेदर फॉर पॉलिटिकल एक्शन। हिंदू और मुस्लिम का एकता, और अंग्रेजों के खिलाफ, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम को एक करना। इंडियन नेशनल एसोसिएशन बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक, फिर इनका एक और बुक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए, ए नेशन इन मेकिंग। ये पूछ सकता है, ए नेशन इन मेकिंग। अब आपका जो देखिए बनर्जी का थोड़ा सा देख लो क्या क्या किए थे, अचीवमेंट्स क्या था। जैसे बनर्जी वाज द सेकंड इंडियन टू पास द प्रेस्टिजियस ICS एग्जाम, अभी बता चुके हैं, सेकंड भारतीय थे। ठीक है, लीडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स फॉर बीइंग द फर्स्ट वन टू लीड द पाथ ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पहले कोई संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन टाइप का ये बनाए थे। इनको अनक्राउंड किंग ऑफ बंगाल भी कहा जाता था, ये भी लिख लीजिए, अनक्राउंड किंग ऑफ बंगाल। अनक्राउंड बने ऐसा राजा जिसके सर पे ताज ही नहीं है, बेताज बादशाह, है ना, बेताज बादशाह, अनक्राउंड किंग ऑफ बंगाल। इनको अंग्रेज से भी नाइटहुड की उपाधि मिली थी, अंग्रेजों से नाइटहुड। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि मिली थी।
तो ये सब हो गया, आप लोग ये सब याद कर लीजिए। अब जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो है मोतीलाल घोष का। यहाँ पे देखो, यहाँ देखिए सी नंबर जो है वो है, किसका नाम है, मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष कौन थे, तो मोतीलाल घोष एक ये भी एक न्यूज़पेपर ही छापते थे। यहाँ पे देखो कौन सा न्यूज़पेपर था उनका, अमृत बाजार पत्रिका। ये इंपॉर्टेंट है, बस याद कर ला थोड़ा सा। अमृत बाजार पत्रिका 2 लोग मिलके छापता था, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, दोनों भाई था। यहाँ पे देखो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ऑप्शन में दोनों में से एक का भी नाम दिया रहता है, सिर्फ शिशिर कुमार घोष लिख देगा अमृत बाजार पत्रिका, तो वो भी सही है। ये दोनों मिलके छापते थे इसको, अमृत बाजार पत्रिका। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि किस पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी, तो वो है अमृत बाजार पत्रिका। ये पहले बंगाली में छपता था, तब हुआ क्या कि अंग्रेज लोग कहा कि कोई भी रीजनल पत्रिका नहीं चलेगा, आज बंगाली में छप रहा है, कल के कल इंग्लिश में छपने लगा। समझ आया, तो रातों रात अपना भाषा बदल दिया। वो कौन सी पत्रिका है जिसने रातों रात अंग्रेजों का मतलब कि इससे बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी, तो वो है अमृत बाजार पत्रिका। और ये किसने लिखा था, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने। तो ये वर्ड भी आपको लिखना है अपने नोट्स में। और अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं तो नोट्स में हिंदी भी लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं। समझ आया, बस समझ आने से मतलब है, आपको अपना नोट्स बस ऐसा हो कि आपको सब समझ आ जाए, हर एक पॉइंट आपके पास हो लिखने के लिए। और बस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ही तो पूछता है, तो आराम से आप वहाँ लिख लेंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 35 नंबर। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024? ओलंपिक हुआ था 2024 में, तो उसका थीम क्या था जो सेलिब्रेट हुआ 23 जून को? तो ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, उसका थीम था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। मगर ओलंपिक जो है उसका, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ओलंपिक हर 4 साल में होता है, पता है आप लोग को? ओलंपिक गेम्स जो है ना, वो आज का गेम नहीं है, ये ईसा मसीह के जन्म से पहले का है, मौर्य चाणक्यास के पहले का है। समझ में आया? 776 BC में पहली बार ये शुरू हुआ था ग्रीस के ओलंपिया शहर में, उसी से इसका नाम हो गया ओलंपिक्स, है ना। ग्रीस के ओलंपिया शहर में ये 776 में शुरू हुआ था। और उस समय होता था रनिंग, रेसलिंग और रथ का दौड़ाते थे, घोड़ा वगैरह। ठीक है, फिर इसको 393 AD, मतलब ये हर साल इस तरह चलता रहा, सालों साल चलता रहा। फिर 393 AD में, मतलब 700-800-900 साल चलने के बाद एक राजा आया थियोडोसियस, उसने इसको बैन कर दिया कि हटाओ, ये सब गेम तेम अब नहीं होगा। ठीक है, मगर 19th सेंचुरी में, अभी 19th सेंचुरी में इसको वापस रिवाइव किया गया। और पहला ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक कहाँ हुआ? ग्रीस में ही, एथेंस में खेला गया। ग्रीस के ही एथेंस में 1896 में फर्स्ट ओलंपिक हुआ था। ये फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक कह सकते हैं, कि पहला मॉडर्न ओलंपिक जो है वो 1896 में ग्रीस के एथेंस में खेला गया था। समझ आया? अब इसका लोगो क्या होता है? तो इसका लोगो है ये 5 रिंग, अलग अलग कलर का 5 रिंग जो है, यही इसका लोगो है। ये जो 5 रिंग है ये अलग अलग महादेश को दर्शाता है। जैसे ब्लू रिंग है यूरोप के लिए, एशिया है येलो, अफ्रीका है ब्लैक, ऑस्ट्रेलिया है ग्रीन, अमेरिका है रेड। याद कर सकते हैं, जैसे मान लो ब्लैक अफ्रीका है, ठीक है, ये तो याद हो ही जाएगा, डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है अफ्रीका को। ऑस्ट्रेलिया रेड है, सॉरी अमेरिका रेड है, तो अमेरिका में रेड इंडियंस रहते थे। अमेरिका के लोगों को कोलंबस ने कहा था रेड इंडियंस, तो अमेरिका में रेड। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ज़्यादा, क्या कहते हैं आपको, बहुत ज़्यादा डेयरी फार्मिंग वगैरह ऑस्ट्रेलिया में ही सबसे ज़्यादा होता है, फार्म बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी है, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया ग्रीन। और फिर यूरोप हो गया ब्लू, कैसे याद करेंगे, और एशिया हो गया आपको येलो। तो बस इसको याद कर लेना, अगर रिंग पूछा जाता है तो यही इसका लोगो है। और इसका मोटो क्या है? टुगेदर। इसका मोटो है फॉस्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, यही इसका मोटो है, फॉस्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। एक साथ मिलकर के हम लोग ऊंचा उड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक, और ये जो गेम होता है जो हर 4 साल में होता है, इस गेम को कौन स्टार्ट करता है, कौन इसका पैसा, फंडिंग वगैरह हर चीज़ देखता है? तो एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, IOC, जिसका स्थापना 1894 में हुआ था। मतलब पहले इस कमेटी का स्थापना हुआ, फिर इस कमेटी ने पहला गेम खिलवाया।
1896 में एथेंस में। ठीक है, तो ये जो कमेटी थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको गार्जियन कहा जाता है ओलंपिक गेम्स का, ओलंपिक गेम्स का गार्जियन है ये, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। और 2020 में जब टोक्यो में ओलंपिक्स हुआ था तो 5 नए गेम्स जो है जोड़े गए थे। टोक्यो ओलंपिक्स जापान में है, टोक्यो 2020 में जापान में टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था। 5 नए गेम जोड़े गए थे। सर्फिंग जो होता है पानी समुंदर में, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे और बास्केटबॉल, बेसबॉल। बेसबॉल अमेरिका का है, यूएसए का। कराटे इंडिया वाला है। तो ये 5 गेम जोड़ा गया था। ये पूछ सकता है 5 गेम कौन कौन कब जोड़ा गया, तो टोक्यो ओलंपिक में जोड़ा गया था। सर्फिंग, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। ठीक है, इसके अलावा जो अगला ओलंपिक होना है वो कहाँ होना है 2028 में, तो वो होना है यूएसए के लॉस एंजलिस में। और 2032 में कहाँ होना, ऑस्ट्रेलिया में। तो याद कर लेना। अभी तो 2024 में कहाँ हुआ था, पेरिस ओलंपिक हुआ था शायद। अभी जो ओलंपिक हुआ कहाँ हुआ, पेरिस में हुआ है शायद। तो इसके हाँ, पेरिस ओलंपिक 2024। और 2028 में होएगा यूएसए के लॉस एंजलिस में। और 2032 में होएगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ठीक है, इतना सा चीज़। और 2020 में कब हुआ था, टोक्यो में हुआ था। समझ गए आप लोग। एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करके भी हमने अपना बना लिया है। वो तो ये वाला जो है ये तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ना, हमने बनाया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में। ठीक है, इसमें ये इसका काम क्या है कि ये एथलीट्स को सिलेक्ट करता है कि कौन कौन एथलीट जाएंगे खेलने के लिए इंडिया की तरफ से शूटिंग में कौन जाएगा, मुक्केबाजी में कौन जाएगा, ये सब सिलेक्शन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करता है। और ये 1927 में बना था। तो यहाँ हम लोग का ख़त्म हो गया आज का। आप लोग जो भी बताया गया हर एक चीज़ को नोट करना और उसको फिर रिवाइज करते जाना। बस इतना ही आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है। और अभी देखिए कुछ स्टूडेंट जो है वो मेंस का भेजते हैं कि मेंस का क्या करें। अभी आप मेंस का तैयारी मत कीजिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट जो है वो मेंस का भेज रहे हैं, पर अभी आप मेंस का तैयारी मत कीजिए। अभी आप प्रीलिम्स का तैयारी कीजिए। अब मेंस का समय अभी नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स भी उतना ही टफ होता है और उतना ही कॉम्पिटिटिव होता है। तो पहले प्रीलिम्स कर लो, फिर मेंस पे ही बताएंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।